I am Dr. Ravishankar Vyas, MLB Government College Nokha, बीकानेर, लेक्चरर इन EFM। आज का टॉपिक है कोविड-19 का भारतीय और राजस्थान के आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे वो बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकंड या बीकॉम पार्ट थर्ड के हों, चाहे वो BA पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स, BA पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स, BA पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स के हों, चाहे PG कक्षाओं के छात्र हो, सभी के पाठ्यक्रम में यह विषय शामिल है और यह समसामयिक विषय है जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। कोविड-19 महामारी के रूप में आज पूरे विश्व में फैली हुई है। इसके कारण से आज अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हम देखते हैं कि देश में आर्थिक पर्यावरण प्रतिकूल होता जा रहा है। इस प्रतिकूलता के कारण से देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक पर्यावरण पूरी तरह से चरमरा गया है। शुरू में कहीं न कहीं चूक रही कि हमारे देश में विदेशी अतिथि आए, उन अतिथियों ने चीन से संक्रमण लिया और भारत में वो हवाई यात्रा के माध्यम से आए, जिसके बाद ये विस्फोट के रूप में फैलना शुरू हुआ। और आज स्थिति यह है कि अमेरिका, ब्राज़ील के बाद तीसरे नंबर पर भारत कोरोना संक्रमित हो गया है। शुरू में इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। इस कारण से बाद में ये समस्याएं उत्पन्न हुई और धीरे धीरे आर्थिक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और जैसे जैसे ये कोरोना संक्रमण हुआ, सरकार ने समय समय पर लॉकडाउन किया। मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की और लॉकडाउन के दौरान देश के अंदर एक भय और चिंता का वातावरण हुआ। आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसके अंतर्गत उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा, व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा, सामाजिक कार्यक्रमों पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ा और देश की आय, उत्पादन, रोजगार की क्षमता कम हो गई। हम देखते हैं कि जब आय कम होती है तो उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है, रोजगार कम होता है, रोजगार कम होता है तो निम्न जीवन स्तर होता है, निम्न जीवन स्तर से आय निम्न होती है। ये कुचक्र भारत में पहले गरीबों तक सीमित था, जो अब व्यापक रूप लेने लगा है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आज देश में 12 करोड़ बेरोजगार हो गए। 12 करोड़ नए बेरोजगारों की संभावना है। 5 करोड़ लोगों के रोजगार की बहुत कम संभावना है और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना कम है। यह तो शुक्र है कि भारत में ज़्यादा संख्या है वो युवाओं की है, बच्चों और बूढ़ों की संख्या कम है। लगभग 35 करोड़ लोग हैं वो रोजगार से प्रभावित हो रहे हैं। फिर इसके अलावा 20-25% बूढ़े और बेरोजगार है, वो काम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्थिक पर्यावरण का मतलब है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक नीति। भारत में आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवादी तत्व है, निजी लाभ की भावना है और जो योग्य है वही जीवित रहेगा। फिर आर्थिक नीतियां हैं वो उदारीकरण पर आधारित है, वैश्वीकरण पर आधारित है। फिर इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था है वह हमारी इतनी मजबूत नहीं है। भारत के आर्थिक विशेषज्ञों ने भी ये कहा है कि आर्थिक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हम देखते हैं कि देश में उत्पादन में कमी हुई है, रोजगार में कमी हुई है, जीवन स्तर में गिरावट आई है और लॉकडाउन के दौरान मजदूर बेरोजगार हुए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने लगे। तो ऐसी स्थिति में भी समस्याएं उत्पन्न हुई, लोगों के खान पान की समस्या उत्पन्न हुई और यहाँ तक भी सोचा गया कि लोग भूख से नहीं मर जाए, बीमारी से भले ही कम मरे। तो ऐसी स्थिति में लोगों के खाने पीने की सुविधा, उनके आवश्यक न्यूनतम जीवन की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने 500-500 रुपये के कई बार
राशि खातों में जनधन में जमा करवाई। राज्य सरकार ने भी राशन प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की सुविधाएं दी, लेकिन ये सुविधाएं पर्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए 350 ग्राम सुबह और 350 ग्राम शाम को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो फूड पैकेट वगैरह दिए गए, उनसे भी कोई आधारभूत लोगों की सुख सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई। जहाँ तक राजस्थान में हम देखते हैं कि राजस्थान में कोरोना के कारण 55% आमदनी हुई है और राजस्थान सरकार का खजाना खाली हो गया है। अप्रैल माह में राज्य के खजाने में 6,507 करोड़ रुपए की कमी हुई। मई के महीने में 5,125 करोड़ रुपए की कमी हुई। जून के महीने में 2,080 करोड़ रुपए की कमी हुई। ऐसी स्थिति में यह होना चाहिए था कि केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाए, लेकिन राजस्थान को इस तरह की क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी गई। तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा है पूरे भारत में सबसे। इसके अलावा सरकार ने जब इसके लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया तो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की और शराब की कीमतों में वृद्धि की, ताकि सरकार की आय बढ़ सके। लेकिन पेट्रोल और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की पेट्रोल के कारण से कीमतें बढ़ी, जिससे सब्जी खाद्यान्न सामग्री ये महंगी हो गई, जिसके कारण से लोगों की जीवन स्तर पर और बुरा प्रभाव पड़ा है। उद्योग धंधे चौपट हुए हैं। कोरोना के कारण से प्रवासी श्रमिकों की समस्या उत्पन्न हुई है। हम देखते हैं कि वैश्विक महामारी के कारण राज्य की जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खजाने के बही खाते पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना का चलते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3 माह में सरकार की आमदनी में 55% की गिरावट हुई है। राजकोष में करीब 13,711 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी से संघर्ष करने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी होगी। प्रभावपूर्ण मांग का मतलब है लोगों में पैसे देकर वस्तु खरीदने की क्षमता उत्पन्न करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उद्योग धंधे भले ही उत्पादन कर ले, उनको खरीदने वाले नहीं होंगे। खरीदने नहीं वाले होंगे तो ऐसी स्थिति में वो माल डंप हो जाएगा और बेरोजगार बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ सरकार को हमें चाहिए कि वो केंद्र सरकार है अपने उपक्रमों में आय में वृद्धि करे, आंतरिक ऋण ले, बाह्य ऋण ले, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि से ऋण लेकर लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों के पास आय नहीं होगी तब तक वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे और आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या है कि और समस्याएं गंभीर होगी। आज हम देखते हैं कि हम विश्व में कोरोना के दौर में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो कोविड-19 के उपचार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधाएं लेकर आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आम गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्ग है, उसकी आय में वृद्धि हो सके, इसके लिए सरकार को चाहिए कि विवेकपूर्ण, कौशलपूर्ण आर्थिक नीति का निर्माण एक बार दोबारा किया जाए। वर्तमान आर्थिक नीति लाभ पर आधारित है, जबकि अब अर्थव्यवस्था में एक बार सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि समाज के शोषित, गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान आदि की समस्याएं हल हो, उनके खातों में डायरेक्ट राशि जमा होनी चाहिए। तब प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, आय, उत्पादन, रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों में मांग बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये भी आवश्यक है कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान आदि देशों से भी हमें सहायता लेनी चाहिए। जैसे कि पहले खाद्यान्न संकट हुआ तो PL 480 के अंतर्गत हमने अमेरिका से खाद्यान्न प्राप्त किए थे। इसी तरह से विश्व युद्ध के समय भी हमें विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। ये सोचना व्यर्थ है कि एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे। व्यक्ति आत्मनिर्भर बन ही जाए तो वो एक व्यक्ति बन सकता है, देश के सारे व्यक्ति आत्मनिर्भर एक साथ नहीं बन सकते। इसलिए हमें आर्थिक रूप से
बहुत सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। लोगों की प्रभावपूर्ण मांग बढ़ानी होगी, आय बढ़ाना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा, रोजगार बढ़ाने होंगे और जीवन स्तर में सुधार करना होगा। जहाँ जहाँ कोरोना का संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ लॉकडाउन करना भी जरूरी है, नहीं तो और ज़्यादा लोग बीमार होंगे, भयग्रस्त होंगे, चिंताग्रस्त होंगे और तकलीफें ज़्यादा बढ़ती जाएगी। युवाओं का देश होने के नाते आज इम्यूनिटी पावर अच्छी है, इसलिए जो कोरोना संक्रमित होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन बूढ़े और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए समस्या रहेगी, लेकिन उनकी संख्या कम है, इसलिए ये चिंता का विषय कम है। तो भारत को चाहिए कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, प्रभावपूर्ण मांगें बढ़ानी चाहिए, आय, उत्पादन, रोजगार बढ़ने चाहिए। वास्तव में अर्थशास्त्र की परिभाषा समय समय पर बदलती रही है और उसके हिसाब से आर्थिक पर्यावरण बदलता रहा है। आरंभ में अर्थशास्त्र में ये ले लिया गया धन का विज्ञान है, फिर रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, भारतीय अर्थशास्त्री जे.के. मेहता ने कहा कि आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत अपनाओ, कम से कम आवश्यकताएं हो। लेकिन आज के आधुनिक युग में यह माना जा रहा है कि देश के लोग प्रसन्नचित्त रहे, यह अच्छा आर्थिक पर्यावरण है। तो लोगों में प्रसन्नचित्तता उत्पन्न करना और कोविड-19 की समस्या को हल करने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों और देश के सजग नागरिकों को सादर नमस्कार, धन्यवाद।